रूप भी समान हो, हमारे मन भी समान हो, हमारे चित्र भी समान हो, हमारा लक्ष्य भी समान हो, ये विवेक होता है 10 मान। हम ये नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, लोग भारतीय शिक्षा को पढ़ाएंगे। अभी हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ा देंगे तो ऋग्वेद तो गडरियों का गीत है ना, मैकाले ने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो उसे कहा गया कि आप क्यों नहीं पढ़ाओगे भारतीय शास्त्रों को, तो कहा भारतीय शास्त्र में है क्या, दिस इज द सॉन्ग्स ऑफ सेफर्स फ्राइटेंड विद द माइटी फोर्सेस ऑफ द नेचर। प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों से भयभीत होकर गडरियों ने कुछ गीत गाना शुरू किया, वो है वेद भारत का, उसको कोई क्या ये मैकाले ने कहा। और वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ध्वनित होता रहता, और हमें भी मानते हैं वेद की ऋचाएं। हम कहेंगे हम भारतीय हैं, हम नहीं कह रहे कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो। हर धर्म में, हर पंथ में बात होती है कि आप जहां पर हो उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए और उसका बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हम भारत में हैं, किसी भी पंथ के, अगर हम भारत की पूरी 5000 वर्षों की ज्ञान इतिहास लेकर पूरी सांस्कृतिक यात्रा और ज्ञान परंपरा ही नहीं जानते तो हम भारतीय कहते हैं। हम किसी जाति के हो सकते हैं, हम किसी पंथ के हो सकते हैं, हम किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, हम किसी भाषा के हो सकते हैं, लेकिन भारतीय कैसे हैं जब तक हम भारत की समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन की यात्रा को आत्मसात नहीं किए अपने ज्ञान के कोश में। कहां से बात की महर्षि एक वाक्य कहते थे, अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे तो कहते थे किसी 1835 के एक्ट वाले शिक्षा को, जो आज तक कुछ न कुछ थोड़े छोटे परिवर्तन के साथ चल रही है, ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारतीय कहते हैं? जिसमें कहीं भारत को दिखा ही नहीं, इसमें न भारत की ज्ञान परंपरा दिखती है, न भारत की भौतिक प्राकृतिक संपदा दिखती है, न इसमें कभी भारत के संघर्षों की कथा व्यथा दिखती है, न इसमें कहीं भारत के प्रमुख स्थलों का बोध होता है कि कौन सा भारत है। आप लोग पुस्तकों को पेट्रोल के देखिए कि कहां कितना भारत दिखता है, उतना ही दिखता है जितना कि 1835 के बाद साजिश के तहत हमारे कंटेंट को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, उसी के कुछ न कुछ स्वरूप में हम देखते जा रहे हैं और देखते चले। वो तोड़ा मरोड़ा कैसे गया? 3 लोगों ने साजिश की। अंग्रेजों ने बहुत खूबसूरती से 3 शोध कराए, बड़े स्मार्ट लोग, और सोचते हैं सीधे सीधे कोई बात कहेंगे तो मानेंगे नहीं, जब उसको कहेंगे हम कुछ शोध करके सर्वे करके कह रहे हैं तो तुरंत मान लेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि मेडिसिन में चाहे कितनी भी घटिया मेडिसिन हो, एक शोध पत्र छपता है, उसके साथ समर करते हैं एक्सर, ये 2 साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, वो ये रिसर्च किया, और कुछ आंकड़े दिया कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, एनिमल ट्रायल किया, सोशल ट्रायल किया, और इसको इतने एग्जामिन किया, और इससे सब दर्द दूर हो गया, पेट ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया, आंख बहुत बहुत आ गई। क्यों? उन्होंने एक जामा पहना किया ना, तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से शोध किया। अंग्रेजों ने हमको भी यही किया, हमारे शिक्षा के विचार के साथ। उन्होंने जेम्स मिल साहब से कहा कि आप एक शोध करो, भारत के इतिहास को ऐसा लिखो कि सुरंगी बारूद बुझ जाए भारत के नीचे। जब भी आने वाले समय में ये जो आंदोलन की सुखदाहट तब नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूर्वानुमान कर दिया था कि भारत भी इतना विद्वान है, इतना ज्ञान से संपन्न देश रहा है, ये हमसे गुलामी नहीं रह पाएगा। हम कोई अफ्रीका नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है जहाँ से ट्राइबल जाके 200 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनको तो जब एशियाटिक सोसाइटी की रिसर्च पे बात जाने लगी विदेशों में, भारत के ज्ञान परंपरा की मैक्स कारकों के माध्यम से, और दाराशिकों ने हमारे उपनिषदों का अनुवाद कराया था फारसी में और लिखत नाम से।
उनका बर्नियर साहब को चिकित्सक थे और मुझे हत्या की ज्यादा शुरू होगी तो लेके फ्रांस से डुप्रोन ने, स्लीगर बंधुओं ने, जर्मनी, फ्रांस में उसका सबका अनुवाद किया। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा भारत उसके मानस और भारत की जो मैथमेटिक्स स्ट्रगल करके बगदाद से अल-मंसूर की डायनेस्टी से होते हुए कोलसेडो स्पेन से होते हुए जो पश्चिमी यूरोप में पहुंचती है, तो उनको लगा कि भारत के युवक, यूरोप के युवक भारत के फैन हैं, प्रशंसक हैं। तो उनको लगा कि ऐसा भारत कैसे गुलाम रहे जो इतना जिनको पे गौरव हो जाएगा कि इतने गौरवशाही परंपरा के उनको नहीं रहेगी, इनके गौरव को तोड़ो। तो उन्होंने कहा फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। फॉल्ट लाइन जैसे होता है पृथ्वी में फॉल्ट लाइन के लोगों का जब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, उन्होंने इनकी पूरी सामाजिक संरचना में फॉल्ट लाइन क्रिएट, तो पहला फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने विचार कि वेद उपनिषद से बुद्ध विद्रोही थे। पहला जैन धर्म विद्रोह का उपनिषद के खिलाफ, सिखिज्म पूर्णतः सनातन दर्शन के विपरीत है, लिंगायत विपरीत है, इस्लामिक फेथ के लोग और भारत के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर ये फंडामेंटल डिफरेंस है। ये और दक्षिण और उत्तर की संस्कृति में भी अंतर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग हैं, कश्मीर के लोग अलग हैं, हिमालय के लोग अलग हैं, पठार के लोग अलग हैं। इस तरह इतिहास की रचना कर दो और इस तरह से फिलोसॉफिकल फंड लेके उसने बड़े खूबसूरती से कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा फंड लाइन क्रिएट करो सोशल स्ट्रक्चर। दुर्भाग्य से वर्षों तक सामाजिक संरचना हमारी ऐसी बन गई कि हम मूल दर्शन से दूर हट करके, और जहां उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड के सभी तत्वों में स्वयं को देखो और स्वयं में सभी तत्वों को देखो, वहां हमने अस्पृश्यता जैसा एक घृणास्पद सामाजिक संरचना खड़ी करके मौका मिल गया। उन्होंने कहा ये जो दिखाई पड़ रही है विकृतियां, इनकी दर्शन नहीं है, विकृतियां दर्शन तो बहुत महान है, लेकिन कालांतर में व्यवहार में जो विकृतियां आ गई हैं, इन्हीं को तुम ऐसा हाईलाइट करो कि ये हो जाए कि ये इनका फिलॉसफी का प्रिंसिपल स्टैंड है, ये सिद्धांत से ऐसे है, व्यवहार से नहीं, कमी नहीं है, इनका सिद्धांत ही है। जेम्स साहब ने सूर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा ये लिखो इतिहास में कि आर्य आए बाहर से और खदेड़ के द्रविड़ों को मार करके भगा दिया और फिर पर्वत के दक्षिण चले गए, वो भी लिख दिया उसी लाइन में। दूसरा उन्होंने किया हथियार बनाया ग्रेयरसन भाषा। उन्होंने कहा भाषा में ऐसा शोध आप करो, ये सिद्ध कर दो कि भारत में जितनी भाषाएं हैं सब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग भाषा। भाषा के आधार पर विरोध करना है, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कैलकुलेट कर उसका शेषनाग आगे बढ़ के दिखता है। कहीं महाराष्ट्र खड़ा होता है हिंदी खिलाफ, तो कहीं तमिलनाडु खड़ा होता है और हम उसको जूझ रहे हैं। चौथे पार्ट टाइम क्रिएट किया उन्होंने प्रजाति का, स्पेसीज। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर हम एक तीसरे प्रजाति का जो किया उन्होंने क्या रिश्ते साहब ने क्या किया, कंधे के आधार पर, नाक के आधार पर, माथे के आधार पर, हाइट के आधार पर उन्होंने कहा इतनी प्रजातियां भारत में 9 प्रजातियां। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं, ये घोषित कर दिया कि 9 प्रजातियां हैं। कोई सिथियन आर्यन है, कोई ईरानियन आर्यन है, कोई यूरोपियन आर्यन है, कोई आर्यन है, कोई द्रविडियन आर्यन, कोई द्रविडियन ऑस्ट्रोइड्स, कोई एस्ट्रॉइड्स, कोई एस्ट्रॉइड निग्राइड्स, कोई निग्राइड्स। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर हम रिसले साहब का रिसर्च सामने रखेंगे संक्षेप में, तो हर आदमी को लगेगा कि हर आदमी भिन्न भिन्न प्रजाति के बैठे हो। एक घर में ही भिन्न भिन्न प्रजाति के होते हैं कि सबके नाम एक तरह है, क्या घर में सबके आम एक तरह है, सबका माथा एक तरह है, सबकी हाइट एक तरह है, तो उनके अनुसार तो सब भिन्न भिन्न होते हैं।
ये सारी चीजें बाद की रिसर्चेज में अंडू हो चुकी है। डॉक्टर लालू सिंह साहब जो जौनपुर वाले थे, जो हैदराबाद माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर सिद्ध किया कि भारत के 95% रहने वाले लोगों का जीन एक है, लेकिन वो पुस्तकों में नहीं है। अब ये मुझे रिश्ते साहब की प्रयोगशाला हो रहा है। तो ये जो फॉटलाइंस है, क्रिएटेड फॉटलाइंस, इनको में अंडू करने की जरूरत है। इनकी चर्चा में इसलिए किया, विस्तार करने में घंटों लगेगा, मैंने दो चार लाइन टच किया इसलिए कि ये फिलॉसफी के साथ, सोशल स्ट्रक्चर के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ, रिलीजियस हॉटलाइन हर तरह का ऐसा क्रिएट कर दिया, ऐसा बारूद बिछा दिया कि हम बात बात में लड़ते रहते हैं। भारत माता की जय को बोलते हैं, लड़ते रहते हैं। तो हमें भारतीय शिक्षा पढ़ते हैं, अवधारणा ये है कि हम ऐसी विषयों में सामर्थ्य ऐसा ही रखें जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क रखता है। कंटेंट सारे विषयों का वही होगा जो कैरिकुलम सिलेबस सीबीएसई रखा हो। उनके कंटेंट भी वैसा रखो, लेकिन कंटेंट को रखते समय बच्चे के मन में जो रिफ्लेक्शन हो, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा भी, उस डोमेन से जुड़ी हुई ज्ञान परंपरा रटने के लिए नहीं। अगर हम लॉ ऑफ डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, तो वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो। कहीं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो न्याय दर्शन की चर्चा हो। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे यजुर्वेद के लेकर के बृहस्पति संहिता से लेकर आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की चर्चा हो। अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सुरसुर से लेकर के केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजन शकुंतला देवी तक की चर्चा भी हो उस डोमेन में। और हिस्ट्री में आर्य सिद्धांत को जो नकार दिया गया है उसको ना पढ़ाया गया कि आर्य भाषा आक्रमण कर दिया, उसको हटाया। और जो वर्तमान शोध है उनको रखें, जो भारत के सापेक्ष, जो भारत को एकता की बात करे, भारत में एकत्व की बात करे, जो भारत की सभी भाषाओं में एकत्व की बात करे, उनको केंद्र में। हम आपस में लड़ते हैं और एक बिल डुरांट एक फिलोसफर है अमेरिका, वो कहता है कि भारत सारी संस्कृतियों की जननी है। अमेरिका में संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, लोकतंत्र भारत से ही उभरा, लेकिन हम स्वयं स्वीकार करने को तैयार इसलिए नहीं है कि हमारी पुस्तकों में बचपन से ही हमारा जो एल्गोरिथम है सबकॉन्शियस का, वो दूसरी तरह से स्ट्रक्चर हो। उस एल्गोरिथम को, जो कल्चरल एल्गोरिथम है, कॉन्शसनेस एल्गोरिथम है, उसको हमें भारत सापेक्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा से आप्लावित अविशिष्ट धारणा के साथ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मूल अवधारणा है भारतीय शिक्षा को। असेसमेंट में हम इनसे कोई फॉलो करेंगे और हम अपनी पुस्तकों में ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, 9वीं से 12वीं की पुस्तक में, कि बच्चे को कोचिंग कम करना पड़े अगर जेईई में जाए। और इसके लिए हम प्रोफेसर एस सी वर्मा और कई जो कोचिंग के बड़े गुरु हैं उनके साथ मंथन करके हम अपनी पुस्तकों में इस तरह बना रहे हैं कि जो बच्चा 11वीं 12वीं में अगर हमारा साइंस पढ़ता है तो उसमें 70% क्वेश्चन तो इस तरह एक्सरसाइजेस होंगी कि आम बच्चे भी कर लें, लेकिन अगर वो 70 के ऊपर प्राप्त करता है तो उसके क्वेश्चन का मोड एक्सप्लोरेशन के साथ इस तरह का हो कि वो अगर जेईई की परीक्षा में भी जाता है उसका पहले से ओरिएंटेशन उस तरह के क्वेश्चंस को करने का, उस चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने का करना, उसका एक स्वभाव बन गया। एक बात और, हम लोग अलग से मॉरल एथिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स के किताबें और लेक्चरिंग, या हम अलग से जो कल्चरल इन्वायरमेंट के लिए कुछ और पढ़ाते हैं। बच्चों का समय उसमें नष्ट, और जो मूल्यांकन नहीं होता बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपको ज्यादा अनुभव। हमने कोशिश किया है कि जो एनसीएफ भी कह रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और करिकुलर तीनों को इंटीग्रेट करो। आप टेक्स्ट बुक का लेसन ही ऐसा बनाओ कि उसको पढ़ने के बाद बच्चे को उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो,
क्षमता भी हो और उसका स्वभाव भी, वैल्यूज भी जैसा हम चाहते हैं, आदर्श वैसा हो। तीनों एक साथ प्रयोग, कंटेंट से, एक्सरसाइजेस से, अभ्यास से, ताकि अलग अलग उसके पक्ष में न इथिक्स को, मॉरलिटी को डिस्पोजिशन का हिस्सा बनाना है तो हर चीज पढ़ाते इसमें स्वाभाविक रूप से उसमें गुथा होना चाहिए, अलग से नहीं बनाना चाहिए। ये भी हमने इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी रखा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड वैध भी है। 21st सेंचुरी में किसी बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि जो आने वाली दुनिया के 5-6 विषयों में जो सबसे अधिक आवश्यकता है, भारत को आगे बढ़ना है, विश्व में आगे जाना है, उसे 4 विषयों पर बहुत फोकस करना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी। ये 4 टेक्नोलॉजी में अगर आगे नहीं बढ़े तो ये अमेरिका को भी आग तरेड़ देगा, कभी रसा तरेड़ देगा, कभी चाइना तरेड़ देगा। हमें इस पर बच्चों को शुरू से ऐसी प्रवृत्ति डालनी है इन क्षेत्रों में 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों के लिए वो योग्य बनना शुरू हो, उसके मानस में आना शुरू हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 6ठी क्लास से पढ़ा। अब देखो, हम साइंस टेक्नोलॉजी को इस तरह पढ़ा रहे हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, पैलेडियम के लिए भारत में कहाँ मिल सकता है, उसके शोध के लिए जज्बा पैदा हो जाएगा सब। अगर भारत को आगे बढ़ाना है, एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकालना है, तो हमें यूरेनियम, थोरियम, न्यूक्लियर रिएक्टर और लिथियम, कोबाल्ट, पैलेडियम, मीडियम तलाशना होगा। 76% चाइना के पास है मिनरल्स। इसीलिए जब ट्रंप साहब ने कहा 150% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा हम तुम्हें एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल बैकअप बंद हो जाएगी। घुटनों पर आगे ट्रंप साहब 30% कर दिया, 150 से 30 बना दिया। और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देखिएगा चाइना अगर ऐसे ही अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट को रोकता रहा वो 10% बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं रिसर्च कर रहे हैं उस दिशा, जबकि हमारे पास अपार संपदा है, अगर हम लोग रिसर्च कर लें, लेकिन हम लोग सारे में नौकरी नौकरी नौकरी, बीटेक करने वाले 10,000 की नौकरी तलाशना, खेती करने में शर्म है, बिजनेस करने में शर्म है, नौकरी मिल जाए और पैकेज हो जाओ। नामान क्या कर रहा है, 1 करोड़ के पैकेज में, बेटी क्या कर रही है 50,000 के पैकेज में, सब पैकेज हो गए, इंसान मिले। और ये कहां से आया, ये भी आया वो 1825 कि बड़ी शिक्षा का प्रारूप पढ़ा गया था अंग्रेजों के लिए नौकर बनाना। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि जो नौकर है वही महान है, और अगर तुम अपना जो उद्योग करते हो, दरिद्रता करते हो, तो तुम प्रजा, और जो अंग्रेजी पढ़ लिया वो महान, अंग्रेजी सीख लिया वो महान, जो नौकरी कर लिया अंग्रेजों की वो महान। वो जो हमारी कॉलोनियल माइंडसेट है, हैंगओवर, वो भी निकला नहीं। हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में हमने देखे कि they don't have respect for farmers, they don't have respect many of them। बहुत सारे लोग अच्छे हो गए, लेकिन अभी कॉलोनियल माइंडसेट हमारे स्ट्रक्चर है, पॉलिटिशियंस में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, रिलीजियस हेड्स में भी है। हम इंटर रिलीजन को झगड़ा करते हैं एक धर्म दूसरे धर्म से, लेकिन सारे धर्मों के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, पंथों के, कि जो इंट्रा रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जहां ना डिस्क्रिमिनेशन है उसको कौन जमा करेंगे, उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी आपको। कहीं चाहे स्त्रियों के साथ अपमान हो, चाहे किसी समाज के किसी बाई बर्थ किसी का अपमान हो, उसके बारे में भी तो हमें विचार करना होगा ना। शिक्षा व्यवस्था अगर सबको एक रूप नहीं दे पाएगी तो भारत कहाँ समान हो। अगर 146 करोड़ लोग एक साथ नहीं खड़े हुए, जैसे आज़ादी की दीवानगी में सब एक साथ खड़े हुए थे, तब आज़ादी मिली थी पॉलिटिकल फ्रीडम। आज की तारीख में अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं, कोलोनाइजेशन, तो डिजिटल कोलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें 146 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा होना और अपने अपने डिस्क्रिमिनेशन को ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उसको सेट करना होगा, त्यागना होगा, और अपने अपने दर्शन के जो मूल, धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं
उससे जितना हम भटके हैं उसको दूर करके पुनः अपनी नाभि से जुड़ना हो, और जुड़ जाएंगे जिसके बाद कहीं कोई अलगाव नहीं लिखेगा, फिर हम भारत माता की जय कह सकते हैं और कभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस अवधारणा को लेकर के चल रहा है और सारी पुस्तकों के गठन में हम सारे विद्वानों से लगभग 2000 प्रोफेसर और 3500 पीजीटी एंड प्रिंसिपल्स स्कूल एजुकेशन हमारी पुस्तकों के निर्माण में, पेडागॉजी में, ट्रेनिंग में पैनलिस्ट हैं, निरंतर उनसे संवाद करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी परफेक्शन हम भी नहीं पहुंचे। हम भी एक यात्री हैं उस दिशा में, क्योंकि पहली बार इतना चुनौतीपूर्ण प्रयास है और जितने भी लोग पढ़े हैं सब लोग उसी पुरानी पद्धति से पढ़े हैं। तो एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, सालों परिवर्तन करने के लिए धीरे धीरे मानस बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों से बात करने पर कभी कभी वो फिर आग्रही हो जाते हैं अपने विचार पर, धीरे धीरे उसे त्याग रहे हैं और धीरे धीरे धारणा बढ़ रही है। आप सब लोग भी सहयात्री होंगे, पढ़ेंगे और उसमें अगर आप भी कुछ सुझाव देंगे, उन सुझावों को लेकर के इस धारणा के साथ अगर आप और कहेंगे कि इस धारणा में इतना और जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो हम उसको भी प्रेम से स्वीकार करके प्रजातांत्रिक रूप से एनसीएफ की उस धारणा को, जिसमें उन्होंने वैचारिक स्वायत्तता की बात की है, समग्र स्वास्थ्य की बात की है, लोकतांत्रिक सहभागिता की बात की है, आर्थिक सहभागिता की बात की है, सांस्कृतिक सहभागिता की बात की है, ज्ञान दक्षता और मूल्यबोधों की बात की है, उसको सही संदर्भ में 21वीं सदी में समर्थ नागरिक गढ़ने की दिशा में हम सभी लोग सामूहिक रूप से सामूहिक संचेतना को एक राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़कर एक सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विचारधारा तीनों स्तर पर हम काम करके एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी देर तक मैंने आपसे लगभग 1.5 घंटे से चर्चा की ताकि ये उदाहरण आपको मालूम हो, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो इसी का गीत गा रहा हूँ आजकल, तो मैं तो कभी 5:30 साढ़े 4 घंटे भी बोलता रहता हूँ। तो आज तो मैं घड़ी बार देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि 2-4 लोग ऊँघ भी रहे थे।